नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज पृथ्वी पाठशाला के माध्यम से आज क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 पर्यावरण को पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण। सबसे पहले इस चैप्टर के प्रश्न को पढ़ते हैं ताकि पढ़ते समय चैप्टर के खास टॉपिक पर आपका ध्यान आकर्षित हो सके। दोस्तों, प्रश्न किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले आप उसके प्रश्न को एक बार अवश्य पढ़ लें, ताकि सारे प्रश्न जब आप पढ़ लेंगे और किताब को जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये हमें कौन से पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, पारितंत्र क्या है? याद रखेंगे दोस्त, पारितंत्र के बारे में पूछा है। पारितंत्र क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? यानी प्राकृतिक पर्यावरण पे हमें ध्यान देना होगा। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तीसरा जो सवाल है, पर्यावरण के घटक के बारे में पूछा है, इस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। यहाँ चौथा प्रश्न पूछा गया है, मानव निर्मित पर्यावरण, यानी मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण आपको दे देना है। उसके बाद बात करता है, स्थलमंडल क्या है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं, जैवमंडल क्या है। इस तरह के क्वेश्चन हैं और ये नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तीसरा, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाना है। जैवमंडल के बारे में दिया है, वायुमंडल, पर्यावरण, जलमंडल, पर्यावरण। जब हम इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो इन सारे क्वेश्चनों को स्वयं से बनाने का प्रयत्न करेंगे और देखेंगे कि ये कौन से प्रश्न आपके द्वारा अच्छे से हल किए जा सकते हैं। NCERT इसी कारण से पढ़ते हैं कि इसमें बहुत ही सही ढंग से लाइन बाय लाइन हर तथ्य को किसी कहानी के माध्यम से, किसी वार्तालाप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है और यह तरीका सभी को पसंद आता है। क्योंकि यह गवर्नमेंट की किताब है और इसी गवर्नमेंट की किताब से एग्जामों में प्रश्न को एराइज किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक वार्तालाप के द्वारा। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियों का विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षकों से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसे पर्यावरण है, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि
अन्य का निर्माण मानव ने किया है। शिक्षक उस बालक को यानी रवि को समझाने का प्रयत्न करता है कि ये जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास दिखाई देती है वो सारी की सारी पर्यावरण हैं, हमारे पर्यावरण के अंग हैं। उसके बाद शिक्षक बोलता है ये पर्यावरण का निर्माण एक तो प्रकृति के द्वारा होता है और दूसरा अन्य जिसे मानव निर्मित कहते हैं उनके द्वारा होता है। तो प्राकृतिक में पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये पौधे, सारे पादप जीव, सजीव जीव ये सारे आते हैं। जबकि मानव निर्मित जैसे सड़क, कार, कपड़े, कुर्सी, बेंच, किताब ये सारी चीज़ें मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए मानव निर्मित पर्यावरण कहलाते हैं। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर शिक्षक आदेश देते हैं या अपने करीब जो सहपाठी बैठे हैं तो इसे आपको भी करना है घर पे बैठ के, है ना। सहपाठी के साथ बैठकर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाना है। तो आप इसे बनाने का घर पे प्रयत्न करेंगे। जो भी चीज़ें आपके आसपास दिखाई दे रही हैं, है ना। आगे बात करते हैं पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, जल खाने के लिए, भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यानी पर्यावरण की बात कर रहा है। पर्यावरण हमें क्या देता है? तो जीवन का मूल आधार पर्यावरण ही है। हवा, पानी, जल इसी पर्यावरण के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? ये अपने उपयोग के लिए, जैसे कार्य का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है तो वो जो बर्तन बनाए जाते हैं वो कारखानों में बनाए जाते हैं, भोजनों को बर्तन में परोसा जाता है। यानी बर्तन जो निर्मित होते हैं वो मानव के द्वारा होते हैं। मानव कार, मिल, कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रवि यानी एक सूची बनाने के लिए, जो सहपाठियों की सूची बनाने के लिए जो कार्य दिया गया है वो सारे अपने इसमें वही चीज़ आपको करके दिखलाया गया है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के सबसे पहले जो घटक होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। तो प्राकृतिक में क्या आते हैं? तो वायु, वायुमंडल, जल, जलमंडल, स्थल, स्थलमंडल और सजीव यानी जैवमंडल। दूसरी जो चीज़ें दी हैं प्राकृतिक हो गया। अब हम बात करेंगे मानव निर्मित जैसे सड़कें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, इन सभी का जो निर्माण हुआ है ये सब किसके द्वारा हुआ है? तो मानव के द्वारा हुआ है, इसलिए इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहेंगे। आगे कुछ बात करते हैं। ये मानव की जो श्रृंखला है ये भी घटक हैं। तो मानव में क्या आएंगे? एक व्यक्ति आता है, परिवार आता है, समुदाय आता है, राजनीतिक स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां हैं और कुछ धर्म स्थल और शैक्षणिक स्थल भी आते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं। ये जो ऊपर मानव के घटक हैं और इन सभी चीज़ों में जो जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसी के कारण प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जो होते हैं उन्हें मानव के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। ऊपर के वार्तालाप यानी जो हमने ऊपर वार्तालाप पढ़ा उससे हम लोग काफ़ी हद तक समझ गए हैं कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं और कौन कौन से घटक होते हैं।
किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है, ये पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। अब हम एक शब्द हमें यहाँ मिला जीवीय अजीवीय, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जीवीय, जीवीय वह सजीव प्राणियों का संसार होता है जिसमें पादप एवं जंतुओं को शामिल किया गया है, उसे हम जीवीय कहेंगे। और अजीवीय किसे कहते हैं? जिसमें जान नहीं होता है, यानी उसमें जीवन नहीं होता है, उसको हम लोग निर्जीव पदार्थ शामिल करते हैं। और इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, अब हम बात करते हैं ये प्राकृतिक पर्यावरण क्या होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। और इसी प्राकृतिक पर्यावरण में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल भी आते हैं, जिसको हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। कौन? ये स्थल मंडल। चलिए अब हम बात करते हैं ये स्थल मंडल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। स्थल मंडल में वन होता है, कृषि होता है, मानव बस्तियों के लिए भूमि काफ़ी उपयोगी होता है, पशुओं को चरने के लिए घास मैदान स्थल मंडल से ही प्राप्त होता है। यह खनिज संपदा का सबसे बड़ा स्रोत है। अब यहाँ एक शब्द दिया है पर्यावरण। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। यानी पड़ोस में जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो सब पर्यावरण है। ये कुछ करने को दिया है, अपने आसपास के स्थलों को देखिए और पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची बनाना है। तो इसे बना लेंगे बच्चों। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी का उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए और इसे भी आप करेंगे घर पे। आओ कुछ करके सीखें। स्कूल में जाते समय आसमान को ध्यान से देखिए और दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान साफ है, तेज धूप है, कोहरा है इत्यादि है ना। तो कैसा है मौसम उसके बारे में आपको बताना है। चलिए जल के क्षेत्र को, अब हम लोगों ने स्थल मंडल को देख लिया है, अब यहाँ जल मंडल को देख लेते हैं। ये भी सवाल था जल मंडल, है ना, जल मंडल मिलान करने में था, इसे भी आप समझ लीजिए। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, महासागरों आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलाकर बनते हैं। यह सभी पर्यावरण के लिए एक आवश्यक तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर यानी पृथ्वी, हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी हमारे चारों तरफ फैला हुआ वायु की पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है, यानी अपनी तरफ खींच कर रखता है। इसीलिए पृथ्वी से जैसे जैसे दूर चले जाते हैं हम, वहाँ वायुमंडल नहीं मिलता है, यानी या कम मिलता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी, हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। कौन? तो वायुमंडल, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं जो कैंसर कारक हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण, जलाशय उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन
होने से मौसम या जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल। अब हम बात करते हैं जैवमंडल, यानी मैंने पीछे पढ़ा था जीवीय अजीवीय। तो जीवीय में जो चीज आते हैं, है ना, उनमें से पादप और जीव जंतु मिलकर, यानी पादप और जिसमें जान होते हैं, प्राण होते हैं, है ना, उन सारी चीज़ों को मिलाकर जैवमंडल का निर्माण हुआ है। यानी इसे हम लोग दूसरी भाषा में सजीव संसार कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर, यानी हम लोग पिछले पढ़े वायु, जल, स्थल और वायु, यह तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाता है। और जहाँ ये तीनों होंगे वहीं जैवमंडल हो सकता है। पारितंत्र क्या है, ये सवाल सबसे पहला ही था, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पारितंत्र, यहाँ आपको बगल में आपको पारितंत्र के बारे में भी बताया गया है, तो आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अब यहाँ बात की गई है, दो शब्द आए हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक क्रिया एवं रासायनिक क्रिया होता क्या है, तो भौतिक बर्फ का जल में पिघलना, डेट इज कॉल्ड भौतिक। रासायनिक यानी किसी कागज को आप जला देते हैं और जलकर वो राख बन जाता है, डेट इज रासायनिक क्रिया। आप समझ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं पारितंत्र क्या है। तो एक वार्तालाप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है, उस वार्तालाप को मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, है ना, ये वीडियो उनके भी काम आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ने का ज़्यादा प्रयास करता हूँ, है ना। चूँकि लाइन बाय लाइन पढ़कर ही हम लोग किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर चैप्टर में दिया है इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को पढ़कर इग्नोर करके निकलना, यही हमारे लिए आगे चल के घातक होता है ना। इसलिए हम लोग किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ को बारीकी से पढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेमसी ने आश्चर्य से कहा, कितना मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाला हरि ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत की ही नज़र आता है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। रवि ने कहा। पर्यावरण। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप छिपकली अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ, लोगों के रहने सहने के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। इन सारे सहपाठियों की बात को सुना, है ना, और शिक्षक कहते हैं, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वह एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। यानी जितने भी जीव आसपास रहते हैं और उनके द्वारा जो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, वही पारितंत्र कहलाता है। अधिक वर्षा वाले घन वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र आता था? चलिए अब शुरू करते हैं। मानवीय
पर्यावरण। इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लाइन बाई लाइन पढ़ लेंगे। उसके बाद से मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। पर्यावरण के साथ मानव का पारस्परिक क्रिया होता है तथा उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। जैसे जैसे मानव को किस चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह क्या करता है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे हम लोग पहले प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, गुफा का निर्माण मानव ने नहीं किया था, है ना। और उसके बाद से हम लोगों ने अपने भवन में यानी घरों का निर्माण करना प्रारंभ किया। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। पहले के जो मानव थे उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। अभी भी घर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक से अपने जैसे बांस वगैरह को काटते हैं और अपना घर बनाने का काम करते थे पहले। अब क्या करते हैं, अब गिट्टी बालू सीमेंट जो हमें कहीं कहीं से मिलते हैं और उनका इस्तेमाल हम लोग घर बनाने में करते हैं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग तथा उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु को पालना, अस्थायी जीवन जीना सीखा। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया और इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया कि आज मैं घर पे बैठे बैठे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं, आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? हम लोग अक्सर देखते हैं सर्दी के दिनों में रोड सड़क के किनारे मूंगफली वाले गर्म करके मूंगफलियाँ बेचते हैं। और तरबूज, गर्मी के मौसम में तरबूज द्वार द्वार लेकर लोग घूमते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियालियों की बात करती रहती थी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा, छुट्टियों में वे जिन जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भू दृश्य, घरों एवं लोगों की क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाएंगे। आओ कुछ करके देखें। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारियाँ प्राप्त करें। जब वे अपनी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय उनका पसंदीदा फल, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारियों को दीवार एवं बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। यानी इसे आप कर शिक्षक को दिखा देंगे। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर